नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से आया हूँ। जल्दी जल्दी आ रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन जल्दी जल्दी करा रहा है। एनटीए जेई का कराया, अब नीट का कराया। नीट का पेपर आया, कैसा रहा, क्या हुआ? पहली बात, जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, चाहे उन्होंने इस साल एग्जाम दिया है या वो अगले साल एग्जाम देने वाले हैं या वो अगले के अगले साल भी एग्जाम देने वाले हैं, ये एनालिसिस सभी के लिए काम की है कि क्योंकि जिन्होंने इस साल एग्जाम दिया है उनके लिए तो जाहिर सी बात है कि ये जीवन और मरण की बात है। और बल्कि उनका तो इस साल ये एग्जाम बहुत इंतजार के बाद आया है, बहुत बार पलटने के बाद आया है, तो उनके लिए तो शायद इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। तो एग्जाम कैसा रहा, आपके डॉक्टर बनने का सपना पूरा हुआ कि नहीं हुआ, इस बात को लेकर हम आए हैं। इस एनालिसिस के अलावा पूरी आंसर की आपको नीचे मिल जाएगी, सॉल्यूशन पूरे मिल जाएंगे, वीडियो सॉल्यूशन पूरे मिल जाएंगे। आपके वीडियो सॉल्यूशन तक पूरा अपलोड होता है, तो जो भी आप देखना चाहें, जो भी बच्चे आने वाले वर्षों में नीट देने वाले हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो नीट अगर दे रहे हैं तो इन एनालिसिस को जरूर देखें, क्योंकि इससे पता पड़ता है कि किस तरीके का पेपर आता है और हमारी तैयारी किस प्रकार की होनी चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। तो बहुत समय नहीं लेते हुए एनालिसिस करते हैं, क्योंकि उन बच्चों की दिल की धड़कन बड़ी हुई होगी जिन्होंने इस साल एग्जाम दिया था। बहुत सिंपल सिंपल शब्दों में 10-15 मिनट में एनालिसिस खत्म कर दूंगा। बहुत ओवरऑल एनालिसिस है, ध्यान से सुने। देखिए, ये तो वो सीट्स हैं जिनके बारे में हम सब लोग जानते हैं, आप सब लोगों ने देखा होगा, फिर भी बताना एक बार हमारा धर्म है। कितने कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कितने हैं, जनरल यूनिवर्सिटी कितनी है, टोटल सीट्स कितनी हैं थ्रू नीट, जो भी अलग अलग जगह पर है, ये कुल मिला के आपके पास टोटल कॉलेजेस इतने हैं 465। टोटल सीट्स आपके पास 66,771 है। और ये अलग अलग कॉलेजेस की बीडीएस की सीट्स हैं। किसकी सीट्स है? बीडीएस। तो ये अपनी एमबीबीएस की सीट्स हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये कॉलेज आपको बीडीएस की दिखाई दे रहे हैं, उनकी टोटल सीट्स दिखाई दे रही हैं। मतलब 66,771 बच्चों का सपना एमबीबीएस का पूरा हो सकता है और बीडीएस में जाने वालों का सपना 27,148 लोगों का पूरा हो सकता है। पर जाहिर सी बात है कि बच्चे जाना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से सपोर्टेड कॉलेजेस में। लॉजिकल बात भी है, सब इतने सारे कॉलेज में जरूर बच्चा डॉक्टर बन जाता है, बट लॉजिकल है कि उसको अपना सपनों वाला कॉलेज चुनने के लिए रैंक की जरूरत पड़ती है। खैर, मैं आज के पेपर की बात करता हूं। वो करने से पहले एक बात और, कितने बच्चे बैठे? करीब करीब 15.3 लाख बच्चे इस साल बैठे हैं जो नीट जिन्होंने एग्जाम दिया है, ये आप सब लोग जानते हैं। यानी कि कंपटीशन टफ था, तो आसानी की तो कोई भी उम्मीद ना करें और बच्चों को समय भी बहुत मिला। खैर, घबराएं नहीं, सुनते रहें। आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो अब आपको दिखाई दे रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सुनना पसंद करता है बच्चा और जो जानना चाहता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली जब हम एग्जाम देके आते हैं तो हमें पता नहीं होता कि पेपर टफ था कि आसान था, है कि नहीं? हमें वास्तविकता में पता पड़ता है टफ या आसान खुद के करने से नहीं, बल्कि दुनिया ने कैसा करा, यानी कि दुनिया का रिस्पांस कैसा है। कई बार लोग कहते हैं कि दुनिया से हमें क्या लेन देना, पर वास्तविकता में अगर आपको बताऊं तो एग्जामिनेशन, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उसमें दुनिया ने कैसे करा, इस बात पर तय होगा कि हमें कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें बॉटनी की, तो हमारे एचओडीज ने बताया कि एवरेज है, मोस्ट क्वेश्चंस वर बेस्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। हमेशा से हम बोलते आए हैं एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। जो मुझे सुन रहे हैं, जो अगले साल या उसके अगले साल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनसे अनुरोध है, एनसीईआरटी रामबाण है। किसके लिए? नीट के लिए। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जहां पर भी आप पढ़ रहे हो वहां पर लिख लो, एनसीईआरटी मेरा सबसे बड़ा धर्म है। उससे ही पेपर आता है, एक एक लाइन में से सवाल आ सकता है। चलिए भाई, एनालिटिकल थे कुछ सवाल जो बॉटनी के बारे में बात करी गई। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर इजी एंड मॉडरेट। बहुत ज्यादा टफ तो पेपर नहीं था, बट हाँ, थोड़े से कुछ सवाल अच्छे थे। मतलब बहुत टफ तो नहीं, बट ठीक ठाक लेवल के थे। करीब 25-30% पेपर मॉडरेट था। ठीक भाई। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स का पेपर तो मैंने पूरा खुद ने भी सॉल्व करा है। पूरा पेपर सही बताऊं तो आपसे मुश्किल से 40 मिनट में सॉल्व हो गया। फिजिक्स का पेपर पता नहीं इतना आसान क्यों पूछती है नीट। जो बच्चे थोड़ी अच्छी तैयारी करी होगी उनको ये नुकसान वाली बात है, क्योंकि ये पेपर वो भी कर सकते थे जिन्होंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है या थोड़ी सी भी प्रिपरेशन करी है। जो अच्छे कॉन्सेप्ट वाले बच्चे हैं उनको इससे फायदा कम हो जाता है, क्योंकि पेपर का स्तर काफी कम था मेरे हिसाब से। मतलब बहुत बेसिक बेसिक सवाल पूछे थे और मोस्ट ऑफ द जो सवाल थे उनमें, अगर फिजिक्स में मैं आपको बात बताऊं तो फिजिक्स की थोड़ी सी बात बता देता हूं, क्योंकि फिजिक्स में जो सवाल दिए इन्होंने, मतलब आपको सही बताऊं तो जो भी बच्चे सुन रहे हैं मुझको, जो आगे तैयारी करने वाले, वो ध्यान दें कि जो ऑप्शन थे, मैं आप ये मान के चलो 45 में से
मैं आपको कह सकता हूं 8 से 10 सवाल, बल्कि 12 सवाल ऐसे होंगे जिनमें इन्होंने सिर्फ कैलकुलेशन में जो ऑप्शन में अंतर कराया वो 10 to the -3, 10 to the -4, 10 to the -5, तो बेसिकली छोटी छोटी एरर जो करता होगा ना उसको ज्यादा नुकसान हुआ होगा। बाकी सवाल बिल्कुल टफ नहीं थे, बहुत सिंपल सिंपल सवाल आए थे, फॉर्मुला बेस्ड सवाल आए थे। हाँ, इन्होंने एक बात अच्छी करी, कवर सब तरफ से करा, फॉर्मुले सब तरफ से निकाल लिए इन्होंने, सिलेबस को एंटायरली लगभग लगभग कवर कर लिया, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। पर पेपर बहुत खास नहीं था, इसलिए स्कोरिंग था तो इजी था, एप्लीकेशन बेस्ड एंड कैलकुलेशंस थी, जिसकी सिली मिस्टेक्स हुई कि उसको थोड़ा नुकसान हुआ होगा। मॉडरेट, जूलॉजी की बात करें मॉडरेट था, मोस्ट क्वेश्चंस वर एनसीईआरटी बेस्ड एंड कंसेप्चुअल इन नेचर, कंसेप्चुअल सवाल आए जूलॉजी में, और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था। कैसा पेपर था? एनसीईआरटी बेस्ड पेपर। तो ये तो बात हुई अपने एक्सपर्ट्स की, उन्होंने क्या सोचा इस पेपर के बारे में। एक्सपर्ट्स वो जिनको नीट के बच्चों को पढ़ाते हुए जिन्होंने कम से कम 2-2 हजार डॉक्टर बना दिए हैं, कम से कम मैं आपको बात कर रहा हूं, उनके ये कमेंट्स हैं। उन्होंने जो पेपर को कर कर देख कर अपने बच्चों से बात कर कर जो बोला वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। तो ये जो बाकी फिजिक्स के अलावा जो सब्जेक्ट की बात हो रही है वो मोशन की टीम जो लगातार लगी रहती है उसका ये प्रतिफल है जो आपको दिखाई दे रहा है। मैं फिर से आपको बता दूं, मोशन की टीम ने आज तुरंत पेपर निकालकर पूरे सवाल सॉल्व कर लिए हैं, सब कुछ हो गया है, अच्छे से आंसर की बन गई हैं, सॉल्यूशन बन गए हैं, वीडियो सॉल्यूशन की तैयारी भी है, आज ही खत्म हो जाएंगे, एनालिसिस सारी आपके सामने आ रही है। तो अच्छे से देखिए, और अगर इस साल सेलेक्ट हो रहे हैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, नहीं हो रहे हैं आगे तैयारी करने वाले हैं तो आपके लिए काम की है, और तैयारी कर रहे हैं अगले सालों के लिए तो भी ये बहुत काम की है। चलिए आगे चलते हैं। और कैसी एनालिसिस, जैसे कि अपन देखें तो 11 से सवाल आए कुल मिला के 180 में से 78, 12 से आए 102। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि भले 11 से सवाल 78 कम आए हो, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 11th इंपॉर्टेंट नहीं है प्यारे बच्चों। 11th का बेस बनकर ही ये 12th के सवाल सही हो सकते हैं। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए, ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। तो 11th के पोर्शन से अगर बात करें तो 78 सवाल आए, और अगर 12th के पोर्शन से बात करें तो 102 सवाल आए। चलिए भाई और आगे चलते हैं, देखते हैं। अगर अपन फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जैसा कि मैंने आपको बोला पेपर बहुत टफ नहीं था, 40 सवाल आए इजी, मीडियम आए 5, डिफिकल्ट कोई सवाल मुझे नहीं लगा। हाँ, एक सवाल जरूर है जिसमें एडियाबेटिक और आइसोथर्मल में कंफ्यूजन है, उसको एग्जैक्टली कुछ नहीं बोल सकते हैं। एक सवाल हो सकता है बच्चों ने देखा हो जिसमें बोला गया फ्री एक्सपेंशन के बारे में, उसमें आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबेटिक और आइसोथर्मल ये सारे ऑप्शंस दिए गए थे। आइसोथर्मल और एडियाबेटिक दोनों में से कोई आंसर दिया जा सकता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बाकी कोई खास बात नहीं, बाकी पेपर बहुत आसान था। केमिस्ट्री में बात करें तो 34 इजी है, 10 मीडियम की बात करी गई, एक टफ माना गया, इसलिए मैंने आपको बोला, हमारे एक्सपर्ट्स ने बोला कि केमिस्ट्री का पेपर मॉडरेट था। बॉटनी में अगर बात करें तो 7 इजी, 25 मीडियम सवाल थे और 12 टफ थे, मतलब पेपर अच्छा था, बहुत हल्का नहीं था बॉटनी का। 44 सवाल की अपनी बात करी गई। जूलॉजी की अगर अपन बात करें तो 18 सवाल, 20 सवाल मीडियम, 8 टफ, यानी कि 46 सवाल। मतलब जूलॉजी बॉटनी का पेपर ठीक ठाक मॉडरेट लेवल का रहा, जैसा कि हर बार आता है, और कुल मिला के आपके सवाल हुए 180। बहुत बढ़िया। ठीक भाई, गणित भी चल रही है साथ के साथ। फिर से 11th पोर्शन रहा 37.8%, 12th रही 62.2%। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, 11th भी पढ़नी पड़ेगी जो भी तैयारी कर रहे हैं, 11th को छोड़ना नहीं है कि ये कम आती है। जब तक बेस मजबूत नहीं होगा, पहली सीढ़ी है 11वीं, 11वीं अच्छी नहीं हुई तो 12वीं अच्छी होना संभव नहीं है। इसलिए ऐसा ना सोचें इसको देखकर कि 11वीं कम पढ़नी है और 12वीं ज्यादा पढ़नी है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं, थोड़ी सी फिजिक्स पे चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर से कैसे कैसे सवाल आए देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हमेशा दबदबा रहता है इसका। देखिए 13 सवाल लेकर इसने अपना दबदबा कायम रखा है। 13 सवाल लेके आए। मैकेनिक्स 6 सवाल सिंपल से बिल्कुल, ऑप्टिक्स से कुल मिला के 4 सवाल, मॉडर्न से 7 सवाल। मॉडर्न आप सोचिए, हमेशा बच्चों को कहते हैं कि भाई मॉडर्न पढ़िए, मॉडर्न पढ़िए, मॉडर्न पढ़िए। मॉडर्न पढ़ने में जितना समय लगता है उससे 10 गुना ज्यादा टाइम बच्चे को मैकेनिक्स पढ़ने में लगता है। पर सोचिए कि इनमें आने वाले सवालों की संख्या लगभग बराबर है। इसलिए बार बार कहते हैं मॉडर्न खूब पढ़िए, खूब प्रैक्टिस करिए। टीचर का ज्यादा रोल नहीं है, जितना पढ़ोगे उतने नंबर ज्यादा पाओगे। बहुत बढ़िया। थर्मल फिजिक्स 5 सवाल। अगर बात करें वेव्स, फ्लूइड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जनरल, दूसरी जो बाकी बचे टॉपिक है उनसे 10 आए। तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन था किसका? फिजिक्स का। आप चाहोगे तो आपको पूरा जो नीचे इस वीडियो के नीचे लिंक भी मिलेगा जिसमें आपको पूरी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, ताकि आपके पास रखा रहे, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, काम की चीज है। चलिए भाई आगे चलते हैं। अगर बात करें, ध्यान से सुने, मैंने फिजिक्स की बात आपसे कर ली,
फिजिक्स की बात मैंने आपसे कर ली क्योंकि मैं फिजिक्स की एनालिसिस खुद ही कर दी है। सर केमिस्ट्री बायोलॉजी कहां गई? चिंता ना करें, केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए केमिस्ट्री के हेड और बायोलॉजी के हेड दोनों आएंगे और वो आपको अपनी एनालिसिस देंगे। मैं फिजिक्स की और ओवरऑल एनालिसिस दोनों कर रहा हूं सिंपल शब्दों में। खैर आ जाइए अब सर मेन बात, सर कट ऑफ क्या जाएगी? कट ऑफ से मतलब है पेपर देखकर मैं आपको कुछ चीजें बता सकता हूं अपने अनुभव के साथ और इतने वर्षों के बच्चों के साथ के बाद कि भाई किस तरीके की कट ऑफ जाने की उम्मीद है। तो ध्यान से सुने, अच्छे से सुने। आइए, ये कट ऑफ जो आपको दिखाई दे रही है 131, 119, 134 बच्चे इनको देख के खुश हो जाते हैं। पहली बात, ये 50 परसेंटाइल वाली कट ऑफ है। इससे बस ये पता पड़ता है कि आप कॉलेज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। आपको सीट मिलेगी नहीं मिलेगी ये पता नहीं है। ये जो डार्क कलर में आपको दिखाई दे रही है ओबीसी की कट ऑफ है, एससी एसटी की अलग होती है, वो हमने यहां मेंशन नहीं करी है, इसे मत देखिएगा। ये ओबीसी की कट ऑफ है, एससी एसटी की कट ऑफ थोड़ी और अलग है। मैं जनरल ओबीसी की बात अभी कर रहा हूं, मैं ज्यादा क्राइटेरिया मेरा जनरल पे रहेगा, बाकी लोअर साइड पे जाता है। अगर मैं बात करूं तो इस बार एस्पिरेंट भी थोड़े बड़े हैं, समय भी ज्यादा मिला है और पेपर का स्तर लगभग वैसा ही था, थोड़ा सा हल्का ही मान सकते हो। तो कोई उम्मीद नहीं है मुझे पर्सनली कि कट ऑफ 134 से 50 परसेंटाइल की कम जाने की उम्मीद है, बिल्कुल नहीं है। 145 हमने लिखी है, बल्कि मेरे को लगता है हो सकता है 150 भी पार कर जाए, लोअर कट ऑफ जिसे अपन कहते हैं। क्या सर मुझे 150 पे कॉलेज मिल जाएगा? कोई उम्मीद नहीं आपको 150 पे कॉलेज मिलेगा। बाकी प्यारे बच्चों, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आप चाहते हो बिना पैसे के गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाए, तो आप मान के चलिए कि आपको कम से कम, ध्यान से सुनिएगा, आपको कम से कम 550 नंबर चाहिए। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। बोलो क्लियर है एकदम? फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आप बोल सकते हो। अगर आप चाहते हो तो आपको 550 के ऊपर नंबर होने चाहिए, 550 से ऊपर नंबर होने चाहिए। इससे कम है तो मिलने के चांसेस कम है। फिर जाहिर सी बात है, अगर आपके फादर मनी अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको पैसे से मिल सकती है सीटें, पर नहीं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप 12वीं के साथ हैं तो दोबारा रिपीट करने लग जाइए। बिल्कुल टाइम खराब मत करिए, डरिए मत, बिल्कुल मत घबराइए कि मुझे 1 साल और करना पड़ेगा। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम पहली बार शुरुआत करते हैं तो 0 से करते हैं, पर जब दूसरी बार शुरुआत करते हैं तो अनुभव से करते हैं, और जीवन में अनुभव बहुत बड़ी चीज है। इसलिए बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो पहली बार कैसे शुरुआत करी थी? 0 से। दूसरी बार किससे करेंगे? अनुभव से। बताओ, 0 बड़ा की अनुभव? इसलिए अगर नंबर कम आ रहे हैं तो वापस जुट जाइए। अगर 1 साल भी तैयारी कर चुके हो 12वीं के बाद तो भी एक चांस और दीजिए। जीवन में अगर डॉक्टर बन गए तो जो समाज में सेवा करने का मौका मिलेगा, पैसे के साथ साथ पुण्य कमाने का जो मौका मिलेगा, शायद दुनिया में ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जो डॉक्टर की बराबरी कर सकता हो। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। और हमारे देश में तो डॉक्टर को भगवान के तुल्य माना गया है। इसलिए अगर अपने आप को भगवान की तरह पुजवाना चाहते हो और उसके लिए 1 साल और देना पड़े तो घबराइए मत। और मेरी बात याद रखिए कि 0 से नहीं, अब शुरुआत होगी अनुभव से। किससे होगी? अनुभव से। इसलिए जुट जाइए वापस से। और अगर आपके नंबर 550 से ज्यादा आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी में आप हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा डॉक्टर बनने की। आपसे अनुरोध करता हूं कि जब आप देश में डॉक्टर बनेंगे तो पैसे के साथ साथ अपनी सेवा के कार्य को भी आप याद रखेंगे। आपकी प्राथमिकता सेवा होनी चाहिए, आपकी प्राथमिकता पैसा दूसरी होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि जीवन यापन के लिए पैसा भी एक जरूरी चीज है, लोगों को साथ रखने के लिए भी उसकी जरूरत है, पर पहला कार्य जो होना चाहिए, वो मन में जो ध्येय होना चाहिए, वो सेवा का होना चाहिए। अगर सेवा का भाव होगा तो वास्तविकता में आप कुछ ना कुछ कर ले जाओगे। मैं आशा करता हूं आपको मेरी बात जरूर समझ आई होगी, और जो जिनके नंबर कम भी हो गए वो निराश नहीं होंगे, वो याद रखेंगे कि नहीं, मैं आगे कर सकता हूं। क्या मेरी बात क्लियर है एकदम? अरे पक्का? अरे सोच लो, संकल्प की सीढ़ी एक बार और चढ़ेंगे और अपने आप को अगले साल सेलेक्ट होकर बताएंगे। पक्का? चलो,
थैंक यू। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आंसर की वगैरह सब आप डाउनलोड कर सकते हो। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, लगातार हम वीडियोस लाते हैं काम के, आपसे अनुरोध है कि उस बेल आइकन को दबा दीजिए, फॉलो कर लीजिए। काम की चीज ही आएगी, कोई बिना काम की चीज नहीं आएगी। प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे विदा लेता हूं, आपका अपना नितिन विजय। थैंक यू।